कि स्टूडेंट आज ही आपको क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है। आखिर हिंदी की कॉपी में क्या लिखकर आओगे? बस ये 1 घंटे का मैराथन क्लास देख लो, गारंटी लेता हूं भैया 100 में 100 करके आओगे। तो स्टूडेंट आज है 18 फरवरी और आप लोग जा रहे हो हिंदी का पेपर देने, और आज मैं आपके लिए अब लेकर आया हूं ना 18 फरवरी हिंदी के पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। बस थोड़ा सा समय निकालकर ये महा मैराथन क्लास देखकर जाना। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे वायरल क्वेश्चन है और पूरा हिंदी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। स्किप करके अगर समय नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आगे करके ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि ये है भैया अंतिम प्रहार। 100 में 100 लेकर आना है तो ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना। अंतिम मौका है, अब समय नहीं है। जो भी समय है सिर्फ ये वीडियो आपको देखकर जाना है। मैं कहता रहता हूं कि उड़ान तो भरनी है, चाहे कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, और हिंदी में टॉपर बनना है चाहे रातों की नींद ही क्यों ना कम करना पड़े। अब रात का नींद नहीं कम करना है, चाहे 1 घंटे ही क्यों ना आपको देना पड़े। चलो भैया, इस वीडियो में हम टोटल 20 टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब बहुविकल्पीय गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंडकाव्य, संस्कृत गद्यांश, हिंदी व्याकरण, रस छंद अलंकार, मतलब ये हिंदी व्याकरण सारे पढ़ेंगे हम, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, मतलब पूरा हिंदी इस वीडियो में खत्म। वो भी विथ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे गद्यांश पद्यांश करना है, जीवन परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, सिर्फ 10,000 इस वीडियो को लाइक का टारगेट है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो भैया, हमारा आशीर्वाद लगेगा और आप लोग 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर के पूछे जाते हैं, और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये मैराथन क्लास है, थोड़ा सा समय निकाल कर ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा अभी मैं बताऊंगा। देखो फर्स्ट का 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 अजान एक सुजान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट? भैया बालकृष्ण भट्ट जी हैं 100 अजान एक सुजान के लेखक। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना मेरे भाई, आप लोगों के एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री में, तो भैया एक काम करना, प्ले स्टोर से शुभम लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लेना, साथ में इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक्स तक आप लोग पहुंचा देना। अगर आप 2000 लाइक तक पहुंचा देते हैं इस वीडियो को और 500 कमेंट आप लोग कर देते हैं, सिर्फ 500 कमेंट, ठीक है, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। और मैं दे भी रहा हूं, कहां दे रहा हूं अभी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो भैया दूसरे का खा, राष्ट्र का स्वरूप, पहले का खा है, ये खा वाला क्वेश्चन है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है बताओ? अरे बहुत इजी है मेरे भाई, आपके 12th में चैप्टर ही है। राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर पता है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है मेरे भाई। इतना भी नहीं पता तो क्या पता, ठीक है। फिर भी टेंशन मत लो, जो अब हम तैयारी करवाएंगे ना कम से कम समय में, कहीं भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आधी रात को भी देख रहे हो 17 फरवरी को, तो ये वीडियो देखकर चले जाना, मैं गारंटी लेता हूं 50 तो आपका कंप्लीट है। बाकी मैं मैराथन क्लासेस मैंने आपको दिए हैं, वो जाकर देखो, और भी आगे आपको मिलते रहे। ठीक है, चलो गा वाला, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? ध्रुव यात्रा के लेखक कौन है बताओ? अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार? भैया जैनेन्द्र कुमार जी हैं ध्रुव यात्रा के लेखक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा अभी मैं बताऊंगा, पहले वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है, चलो
घा वाला क्वेश्चन देखो, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। किस प्रकार के निबंधकार हैं? ललित निबंधों के, विचारात्मक निबंधों के, मनोवैज्ञानिक निबंधों के, या भावनात्मक निबंधों के? तो इसका राइट आंसर होगा ललित निबंधों के। विद्यानिवास मिश्र जी जो है ना, ये ललित निबंधों के लेखक हैं, ललित निबंधों के रचनाकार हैं। बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिंदी के हैं ना, 50-50, 100 क्वेश्चन करके मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। कोई भी बच्चा नहीं कह सकता कि सर आपने नहीं पढ़ाया है। जाकर देखो, और साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको भी ध्यान से देखो। अंगा, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? अब ये भी चैप्टर आपके 12th में है, बताओ कौन है? प्रोजी वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोजी सुंदर रेड्डी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? भैया रेड्डी जी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक। एक काम करना, आपके जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, सबका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लो मेरे भाई। 5 नंबर 10 नंबर उधर भी कंप्लीट, और साथ में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना इसको पढ़ लें? क्यों पढ़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चलो भैया 5 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरे का क्या रहेगा? इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये हिंदी पद्य के इतिहास से रहेंगे। अभी तक जो हमने 5 पढ़ा वो हिंदी गद्य के इतिहास से थे, ठीक है। चलो दूसरे का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? डॉक्टर गियर्सन, गारसा दत्त तासी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? भैया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान हैं गारसा दत्त तासी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंख बंद करके टिक कर देना। चलो बच्चों, खा वाला क्वेश्चन देखो, बढ़ते चलो आगे, पीछे मुड़कर अब नहीं देखना है। भले ही खुद को कमरे में बंद करना पड़े, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है कि हां हम कर सकते हैं। जो कहते हैं तुझसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाएंगे। और ध्यान रखो मेरे दुश्मनों, एक दिन हम भी टॉपर बन के दिखाएंगे। चलो, मलिक मोहम्मद जायसी को किस काव्यधारा का कवि माना जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्यधारा? नहीं। राम मार्गी काव्यधारा हो ही नहीं सकता। सूफी काव्यधारा या सगुण भक्ति काव्यधारा? भैया सूफी काव्यधारा का कवि माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को, ठीक है। चलो बच्चों, गा वाला क्वेश्चन देखो। देखो पूरे खंड का को पढ़ने वाले हैं। अभी तो पार्ट 2 शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। गा वाला, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने, रामशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मेरे भाई? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। बिल्कुल हलवा है। चलो बच्चों, घा वाला क्वेश्चन देख लो। लहर के रचनाकार हैं कौन है? लहर के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सब जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की है। आंख बंद करके टिक करो, नंबर आपको एग्जामिनर आंख बंद करके दे देगा। अंगा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, या माखन लाल चतुर्वेदी? भैया हिरोशिमा के रचनाकार हैं अज्ञे जी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बता दिए आज, 10 नंबर के ये आएंगे। और भी क्वेश्चन चाहिए, YouTube पे जाकर सर्च कर लेना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। अब बच्चों हम गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश एक ऐसा टॉपिक ना मेरे हिसाब से बिल्कुल हलवा है। सिर्फ आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, 10 नंबर का ये आता है बच्चों। गद्यांश को पढ़ना है, थोड़ा सा पहचानना है, और ये देखो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर लिखना है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर हमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो से नहीं मंगवाना, हमें डायरेक्टली इसी में मिल जाएगा। अभी मैं ढूंढ कर बताने वाला हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, फिर लिखते भी हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बाकी हिंदी की कॉपी कैसे लिखे उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। गद्यांश पर मैंने 5 गद्यांश करके वीडियो बनाया। YouTube पे सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो इसको पढ़ते हैं, फिर ट्रिक के साथ आंसर ढूंढते हैं। देखो
भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो देखो भैया, आप ध्यान से क्वेश्चन किस चैप्टर का है बता सकते हो? भाषा आ गया। अब भाषा आ गया तो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। आंख बंद करके टिक कर देना, नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। चलो भैया, तो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर आपको इसी का मिलेगा। पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी, 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहां से यहां तक जिसके नीचे रेखाएं हैं इसकी व्याख्या करनी है। जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इसकी अभी हम व्याख्या कर देंगे अपनी भाषा में। भैया हिंदी को इंग्लिश में नहीं लिखना, हमें हिंदी में ही लिखना है। थोड़ा बहुत चेंज करके, उसी को थोड़ा चेंज करके लिख दो, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? बताओ, इस अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, मतलब उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्या किया है? जो देखो, ये प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। देखो, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली गद्यांश में नहीं मिलेगा। जैसे देखो, ये तीसरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा देखो, इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो अटूट अंग, संस्कृति, ये सब कीवर्ड है। ये देखो, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। पहले ही लाइन में इसका आंसर दिया गया है। देखो कितना आसान है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत आसान होते हैं, मैं भी मानता हूं, बाकी मैं आपको भी जानता हूं। चलो चौथा, पांचवा, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखो यहां पे संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी? संस्कृति की गति, हमारे कल्चर की गति। तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। सिंपल सा आंसर है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। तो देखो, यही हम लिख देंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे, भाषा स्वयं ... करके आवश्यकता है। इसको लिखना जरूरी होता है मेरे भाई, जैसे हमने यहां पे लिखा है। देखो, ये भाषा स्वयं ... करके आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन हमारा था कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। लेकिन हम एज अ संदर्भ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो, संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। ये हो गया लेखक का नाम, ये हो गया पाठ का नाम, और 2 नंबर फ्री में आपके नाम। ठीक है, चलो भैया, नोट करते रहो। बाकी सारे नोट्स मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में। जाकर हमारे शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर दो, वहीं पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पे बिल्कुल फ्री मैंने कर दिए हैं भाई। एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाया और आपके लिए बाय द वे मैंने फ्री कर दिया कि हमारे बच्चे जो है लास्ट में अच्छे से अध्ययन कर सके। लाइक कर देना भाई, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ जाएगा नहीं, पैसा तो लगता नहीं है लाइक के। ठीक है, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो, आप ही को वीडियो मिलेगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है। आजा ओम। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इसी की व्याख्या करनी है, वो भी अपने शब्दों में। चलो भैया, इसी को चेंज करके लिखेंगे। हम एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखो, हमने हेडिंग डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या, डाल दिया। लिखो,
भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। बस हो गया, उसी को तोड़ मोड़ के मैंने लिख दिया, नंबर मिल गया। थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दो भैया, मंत्र नहीं पढ़ना हमें, 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया। चीजें बहुत आसान है, सिर्फ समझने वाला चाहिए। ठीक है, टॉपर बनना आसान है, पढ़ने वाला चाहिए। चलो तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? इस अवतरण के माध्यम से, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो देखो ये तीसरा, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। आसान नहीं है, हलवा है। बाकी अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ गया तो आप ही का भाई जलवा है। चलो चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो ऐसे लिख देंगे, देखो ये, आजा भाई आजा। देखो ये चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। 2 नंबर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग के जो दोनों क्वेश्चन है ना, पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब हलवा है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? भैया संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अभी तो मैंने बताया था, तो यहां पे लिख दो, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। 2 नंबर यहां पर भी ले जाओ भाई, 10 में 10 लेकर आओगे अगर ऐसे करके आओगे, बाकी आपकी मर्जी। अगर नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में जाओगे। चलो भैया पद्यांश पे चलते हैं। ये देखो पद्यांश आ गया है, पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, मीनिंग अगर आपको निकालना आता है। मैंने आपको बताया था कि आप पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु गीत, इन सब चैप्टर का हिंदी मीनिंग पढ़ लो बच्चों। सबसे ज्यादा पद्यांश इसी से आता है। जैसे ये हमारा आ गया है पवन दूतिका से, ठीक है, 10 नंबर का ये भी आता है। सेम प्रोसेस है, मतलब इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 5 का आंसर देना है। लेकिन पद्यांश के लिए मेरे भाई हिंदी मीनिंग आना चाहिए। गद्यांश में तो हम ट्रिक लगाकर समझ जाते हैं, लेकिन गद्यांश में भी आप पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम पहले से ही याद करके लिखना, बाकी सब आसान है। तो भैया इसको पढ़ते हैं, पद्यांश को हिंदी मीनिंग निकालते हैं। देखो होता क्या है कि राधा जी को छोड़ के श्री कृष्ण जी जो है चले गए हैं। अब राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर तो भेजती हैं, लेकिन वो पवन से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रिय नवजलद मतलब नए मेघों के समान रूप वाले, और कंज मतलब कमल के समान नेत्र वाले, आंखों वाले, जाके आए ना मधुवन से। वो मधुबन से चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना भेजा कोई संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा। मतलब राधा जी पवन से कहती हैं कि मेरे प्रिय मतलब मेरे नए बादलों के समान रूप वाले और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण जो है वो हमको छोड़ के मधुबन से चले गए हैं, और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं, और उन्होंने हमारे लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बाउली हो रही, मैं रो रो कर प्रिय मतलब श्री कृष्ण जी के विरह से, बिछड़ने से बाउली, पागल सी होती जा रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जाओ और मेरी सारी दुख कथा तुम श्याम को सुना दो। मतलब वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से रो रो कर पागल सी हो रही हूं, तुम जाओ और मेरी सारी दुख कथा श्री कृष्ण को सुना दो। वो पवन से कहती है, वायु से, उनको अपना दूत बनाकर भेजती है, तभी तो पवन दूती का चैप्टर का नाम है। फिर वो कहती है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे घर को तज छोड़कर तू अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली, शोभा से युक्त, सुखद, सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू कुंजों का मतलब जो करौंदे की बगीचे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, वो सब मिलेंगी। वो कहती है जैसे ही तू मेरे भवन को, मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुम्हें शोभा से युक्त बहुत सारे करौंदे के बगीचे या फिर लता झाड़ियां मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, मतलब वो कहते हैं कि अपनी प्यारी छाया और मधुर स्वर से वो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहां जाना, विश्राम ना लेने लगना, ऐसा वो कहती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो भैया,
चलो, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन दोनों लाइनों का व्याख्या कर दो। मेरे प्यारे नवजरत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, इसकी व्याख्या कर देंगे, अभी हम हलवा है। तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? पवन दूतिका द्वारा राधा जी ने श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा है। अगर हिंदी मीनिंग आपको आता है, ये चीजें आपके लिए हलवा हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जी को बताया गया है कि उनका जो शरीर है वो नए बादलों के समान है और उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान है, पहले ही लाइन में बताया गया था। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा श्री कृष्ण जी के विरह में रो रो कर पागल हो रही है, यही लिख दो, काम खत्म है। 2-2 नंबर फिक्स, 10 नंबर लेके आओगे। चलो भैया आप लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, मेरे प्यारे डॉट 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 करके ना विश्राम लेना। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, लेकिन हम ऐसा संदर्भ लिखेंगे। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। मतलब इनका एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ये रचना उसी से ली गई है मेरे भाई, बाकी पवन दूतिका चैप्टर से। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है, देखो ध्यान से, किसकी व्याख्या करनी है? आजा भाई। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, इसकी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। वही चीज जो हिंदी मीनिंग अभी मैंने बताया है वही आपको लिखकर आना है, कहीं बाहर से आंसर नहीं लाएंगे। देखो ध्यान से, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। 2 नंबर कंप्लीट। अगर मीनिंग आता है समझ लो भाई, आपका बल्ले बल्ले है। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ऐसे ही हम 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे और लिखना कैसे वो भी मैंने बता दिया। बाकी हिंदी की कॉपी कैसे लिखें उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जाकर देख लेना। तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? अरे भैया इतना नहीं पता तो क्या पता, चलो इसका भी आंसर जान लेते हैं। पवन दूतिका द्वारा, राधा पवन दूतिका द्वारा नहीं, यहां से पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा। 2 नंबर कंप्लीट, काम खत्म। बहुत आसान है मेरे भाई, हलवा है। अगर आप स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करने में सक्षम है ना तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? श्री कृष्ण जी के सुंदरता का वर्णन कैसे किया गया है इस पद्यांश में, तो वो भी देख लो। देखो, ये कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, यही बताया गया है। 2 नंबर यहां पर भी ले जाओ। 5वां क्वेश्चन कुछ नहीं है, हिंदी मीनिंग आता है समझ लो, बस सब कुछ आपको आता है। 5वां क्वेश्चन देख लो, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, मतलब राधा जी की दशा कैसी है वो आपको बताना है। आसान है मेरे भाई। चलो 5वां देख लो, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। 2 नंबर भैया, 10 नंबर में 10 में 10 लेकर आओगे मेरे भाई, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलते हैं अपने 100% फिक्स टॉप। तो सबसे पहले देखो, हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। बस ध्यान से आप देखते रहो, ये हिंदी है, इसमें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, जब भी किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो ना, पहले छोटा सा आपको जीवन परिचय लिख देना है या फिर एक बॉक्स बना के संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए, ठीक है। तो एक छोटा सा हम जीवन परिचय लिख देंगे। देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस इतना जीवन परिचय आपको लिखना है, ध्यान से समझना, ये 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं, ठीक है। अब देखो,
साहित्यिक परिचय मेन हेडिंग हम लोग देखेंगे, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है वो आपको इसमें लिखना होता है। बाय द वे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आज हम 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पूरा जो 100% फिक्स टॉपिक है ना उसका रिवीजन करा देता हूं एग्जाम से पहले। देखो साहित्यिक परिचय अब हम पढ़ेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है। देखो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं, मतलब जो जो ये करते थे, जैसे लेखक थे वो सब लिखना है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य भी किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। बस इतना लिख दो 3 नंबर। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं भैया, हो सकता है आपने दूसरे बुक से याद किया हो, वो दूसरी तरह से हो, तो उसको भी लिख सकते हो, सारे बुक में सही होते हैं, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो ये वाला याद कर लेना, ये आएगा ही आएगा, और ये 100% फिक्स वाले टॉपिक है मेरे भाई, मतलब ये आएंगे ही आएंगे। 17 फरवरी को आधी रात को भी देख रहे हो ना तो वीडियो जरूर देख लेना। फिर रचनाएं देख लो, 2 नंबर इसका हमें मिलेगा। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रोहम, पृथिव्या, वाग्धारा, ये सब इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। शोध प्रबंध में पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। बस इतना लिख दो, 2 नंबर फिक्स है, मतलब 5 में 5 लेकर आओगे। 3 नंबर साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर रचनाओं का, 5 नंबर कंप्लीट। तो अभी तो हमने सिर्फ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपको उनके बारे में लिखना है। जो जो मैं बता रहा हूं लिख कर ले लो, और अगर आपको कोई याद है आप लोग हमें बता देना, सर मुझे ऑलरेडी इनका याद है, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। बाकी विथ ट्रिक मैं आपको समझाने वाला हूं, कैसे ट्रिक के साथ आपके पूरे 40 नंबर कंप्लीट होंगे। देखो दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख लो, सेम प्रोसेस। देखो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया, ठीक है। बस इतना लिख दो, फटाफट नोट करो, छाप लो। अब समय नहीं है भैया कि अगले महीने पढ़ लेंगे, अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, अब तो बिल्कुल समय नहीं है, एकदम पास है एग्जाम, ध्यान से समझ लो। अब मौका आपके पास नहीं मिलेगा। अगर अब आपने नहीं पढ़ा तो भाई मौका नहीं मिलेगा। मौके सबको मिलते हैं, लेकिन टॉप पर वही बनता है जो मेहनत करता है। साहित्यिक परिचय पे आ जाओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आपका 3 नंबर फिक्स है। जो भी पुरस्कार मिले वो भी साहित्यिक परिचय में आपको लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब समय है गोल्डन टाइम, चाहो तो इसी को सोना बना दो, चाहो तो सोने में गुजार दो, भाई आपके ऊपर है, ठीक है। अब मेहनत शुरू होगा, अंतिम प्रहार हमारा है। चलो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न। निबंध में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ठीक है। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, फहचर साहित्य का मर्म, इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, संपादन में नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। 2 नंबर इसका कंप्लीट। 5 में 5 आपको मिल गए।
तो आप दो लेखकों का जरूर पढ़ लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों लेखकों का साहित्यिक परिचय आपको आना चाहिए, और हरिशंकर प्रसाई और प्रो जी सुंदर रेड्डी में से किसी एक का पढ़ लेना, ठीक है। बस आपका 5 नंबर फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि ये 100% फिक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, कवियों पे चले ना, तो कवियों में सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ेंगे। प्रोसेस सेम है। देखो जीवन परिचय पहले, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे, और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। काम खत्म, ठीक है। जीवन परिचय हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, नोट्स फ्री में मिल रहे हैं, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, दिखा दो भाई कि हम इस बार 2026 में आग लगा के आएंगे, ठीक है। साहित्यिक परिचय, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। ये सब पुरस्कार हैं। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया, और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। ये इनका साहित्यिक परिचय 3 नंबर फिक्स है मेरे भाई। समझो, अभी हम साहित्यिक परिचय समझ रहे हैं, फिर हम कहानी पढ़ेंगे, खंड काव्य, संस्कृत पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, मतलब 100% फिक्स टॉपिक का पूरा सफाया इस वीडियो में। रचनाएं देख लो बच्चों, रचनाएं क्या है इनकी? 2 प्रकार की रचनाएं ये करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। बस लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। 5 में 5 लेकर आओगे भाई। चलो अगला देखते हैं, अगले कवि का। अगले हैं हमारे महादेवी वर्मा जी, बहुत ही फेमस कवित्री हैं, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। देखो जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। बस खत्म करो काम। साहित्यिक परिचय पे आ जाओ। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी में होती है। ये सब छायावाद के फेमस कवि और कवित्री हैं। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 3 नंबर कंप्लीट। आप भी इतना मेहनत करो ना कि एक दिन आपको भी भाई सम्मानित किया जाए, टॉपर बन के निकलो। चलो अगला रचनाएं। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य में निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा, यामा आदि। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। बेटा 2 नंबर इसका। 5 में 5 फिक्स है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी आपका स्पीड तो बिल्कुल 5G वाला है। मेरे भाई अब समय नहीं है, कम से कम समय में आपको पूरा कवर करना है हिंदी। ये समझ लो आपका रिवीजन है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को ये साहित्यिक परिचय पहले से ही याद होंगे, लेकिन रिवाइज हो जाए फिर से, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं याद किए हैं, वो जाग जाओ मेरे भाई, क्योंकि अब समय नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मैं बता रहा हूं, एक और पढ़ लेना। जैसे देखो मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर का मैं बता रहा हूं। एक आप सुमित्रानंदन पंत का पढ़ लेना। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई में हो गया। बस खत्म काम, ठीक है। अब देखो, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट भाई। नोट्स आपको सारे नोट्स हमारे शुभम लेक्चरर ऐप पे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। जाकर डाउनलोड करो और एंजॉय करो, उसी पे सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री। अब लाइक कर देना वीडियो को इस बात पर। साहित्यिक परिचय।
दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घकाल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं की हैं, यहां पे लिख देना, ठीक है। तो आपका 3 नंबर फिक्स हो गया। बस नोट करो फटाफट, रचनाएं देख लो। दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीफी और संघ, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति, तिलक, हारे को हरनाम। बाल साहित्य में धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। 2 नंबर कंप्लीट। 5 में 5 आएगा भाई, बस ऐसे लिख के तो आओ। तो मैंने आपको 5, 2 लेखक 3 कवि, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्यिक परिचय बता दिया भैया। 10 नंबर आपका फिक्स है। अब हम चलेंगे कहानी पे। मैंने बताया था ना कि मैं सबको बताऊंगा। कहानी में 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पंचलाइट, दूसरा है बहादुर। कहानी में 2 चीजें होती है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है बच्चों सारांश, ठीक है, सारांश होता है। तो देखो, आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश पढ़ लेना, ठीक है। ध्रुव यात्रा भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन हम सारांश पढ़ेंगे केवल। उद्देश्य आप खुद पढ़ लेना, सारांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में उद्देश्य आप लोग बुक से पढ़ लेना या मैं बता दूंगा अलग से। तो पंचलाइट कहानी का सारांश आज हम और बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। बिहार में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको वो पंचलाइट बोलते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अरे भाई, लेकर आ गए हैं लेकिन इतने अशिक्षित है ना कि वो जला ही नहीं पाते। अब देखो, हीरो की एंट्री होगी, देखो ध्यान से। इस स्टोरी में गोधन नाम का एक युवक है, जो वो गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मतलब गोधन जो है गांव की मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब मुनरी की जो मां है गुलरी काकी, उन्होंने पंचायत वालों से शिकायत कर दी थी ना कि गोधन मेरे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, और मेरी बेटी पर लाइन मारता है भाई, ऐसा उनकी शिकायत थी, ठीक है। तो होता क्या है, इस कारण पंचों ने उसे से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, मतलब गांव वालों ने गोधन को गांव से ही निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अब वो पंचलाइट लेकर आए हैं गांव वाले, कोई जलाएगा नहीं तो आसपास के गांव वाले खूब मजाक उड़ाएंगे। तो भाई अब देखो एंट्री होगी। देखो, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। भाई, वो पंचायत वाले जो है ना, गोधन वो पंचलाइट को जला देता है। गोधन आता है, पंचलाइट को जला देता है। अब गांव वाले उसको पुनः जाति में ले लेते हैं भैया, ठीक है। आगे देखो, मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। अरे वो गुलरी काकी जिसने गोधन को गांव से बाहर निकलवाया था, आज वो उसको डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। मेरे भाई, आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आपको लोग पूछेंगे। यहां पे वही चीज कही जा रही है, समझ लो। लड़के के पास टैलेंट था, उसको जलाना आता था, देखो सब उसके साथ हो गए। तो आप भी कोई ना कोई टैलेंट आपको सीखना होगा। पंच भी अति उत्साहित होकर कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बस हो गया, बहादुर पंचलाइट कहानी हो गया, कुछ था नहीं।
मतलब भैया बिहार का महतो टोली है, वहां पे अशिक्षित लोग हैं। अब होता क्या है कि वो लोग लाते हैं पेट्रोमैक्स पंच लाइट, सब लोग बहुत खुश हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लो, लेकिन कोई पंच लाइट जलाना नहीं जानता। उधर गोधन नाम का एक लड़का होता है जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। अब मुनरी की माँ गुलरी काकी जो है गोधन का शिकायत कर देती है, उसको गांव से बाहर निकलवा देती है। फिर जब पंच लाइट जलाने की बारी आती है, गोधन को बुलाया जाता है, वो गांव की इज्जत बचाता है पंच लाइट जलाकर, फिर उसको गांव में रख लिया जाता है। बस काम हो गया। कुछ है? कुछ नहीं है कहानी में। बहादुर कहानी तो और आसान है मेरे भाई। बहादुर कहानी का सारांश भी पढ़ ले। चलो देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। कुछ नहीं है। अरे लेखक की पत्नी निर्मला है, वो अपने रिश्तेदारों के घर देखती हैं कि उनके यहाँ नौकर हैं, सारे काम नौकर कर रहे हैं, तो वो भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का होता है जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है और निर्मला के यहाँ नौकरी पर रख लिया जाता है। अब उसको बच्चे को क्या पता कि भाई अपने तो अपने होते हैं, जो प्यार मम्मी देंगी, भले ही आपने गलती की होगी वो बोल दी होंगी, लेकिन भाई अब यहां पे देखो क्या होगा। देखो, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। भैया गाली गलौज मारपीट तक ठीक था, लेकिन जब आप किसी पर वो इल्जाम लगाओगे जो उसने नहीं किया है तो ये गलत है मेरे भाई, सरासर गलत है। ठीक है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। होता वही है जो खुदा चाहता है, भगवान जो चाहते हैं। ठीक है, देखो अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु भाई अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बहादुर चला गया बेटा, लौट के वो वापस तो आएगा नहीं। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। बस हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे खंड काव्य पे। भैया साहित्यिक परिचय 10 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर का आता है। ये 100% फिक्स होता है, लेकिन ये जिला वाइज होता है। जैसे देखो भैया, ये यूपी में किस जिले से आप हो, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपथी, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। भैया ये जिला वाइज है। अभी मान लो मैं त्यागपथी पढ़ा दूं और आपके यहां दूसरा हो तब, तो ये आपको अपने जिले के हिसाब से पढ़ना है। आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लो या क्वेश्चन बैंक या बुक में देख लो कि हमारे जिले में कौन सा है, वही पढ़ लो। ये भैया 100% फिक्स होता है नंबर, मतलब ये नंबर जो है ना 100% फिक्स है। आप अपने जिले का पढ़ लो, काम खत्म है। ठीक है, इसको मैं कैसे पढ़ा दूं, तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 20 नंबर कंप्लीट। खंड खा पे चलेंगे बच्चों। खंड खा में सबसे पहले दिया जाएगा संस्कृत का गद्यांश, 7 नंबर का ये रहेगा। मैंने बताया था मेरे भाई कि आप पढ़ लो कौन सा चैप्टर, जातक कथा, महामानवालविया, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम, ये 4 चैप्टर पढ़ लो भाई, आपका नंबर एकदम फिक्स है, एकदम से फिक्स है। बस यही आप पढ़ लो। तो देखो इसको ध्यान से समझो, इस गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर को पहचानना है, फिर संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना है। तो पहले इस गद्यांश को मैं हिंदी अनुवाद के साथ बता देता हूं, फिर लिखना सिखा दूंगा भाई। चलो, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर नियत लक्ष्यांतर कदाप भ्रंशत, वो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। मतलब महापुरुष जो है वो सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवानुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त युवा उच्च न्यायालय की परिधो सीमा में स्थानुनास्कृत, मतलब देश सेवा में अनुरक्त ये युवा उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर नहीं रह सका।
ठीक है, कौन? महामना मालवीय की बात हो रही है। ये महामना मालवीय का है। देखो, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभुत्र, अन्य राष्ट्र नायकों और अन्य राष्ट्र नायक के साथ शाह सोएब देशस्य, इन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायक के साथ ये स्वतंत्रता संग्राम में ये भी उतर गए। देहल्याम त्रयोविंशतितमे में कांग्रेस अधिवेशनम, मतलब दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को इन्होंने अलंकृत किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, मतलब रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंडलक शासका भीता जाता, अंग्रेज शासक भी भयभीत हो उठे। बहुवारम कारागारे निशिथ अपि, मतलब बहुत बार कारागार में जाने के बावजूद भी अयम वीरम देश सेवा व्रतम नात्यजत, इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं तोड़ा। अब भैया जब इसको सॉल्व करना वही सेम प्रोसेस, महापुरुषा ... करके देश सेवा व्रतम नात्यजत। संदर्भ लिख दो पहले किस चैप्टर का है, 2 नंबर इसी का मिलता है। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। चैप्टर का नाम लिख दो, काम खत्म है, लेखक नहीं लिखना होता। अनुवाद देख लो। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर ना रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। बस हो गया, 5 नंबर इसका, 2 उसका, पूरे 7 नंबर आपको मिल गए। अब संस्कृत का श्लोक देख लेते हैं भैया। संस्कृत का पद्यांश या श्लोक जो है, मैंने क्यों कहा कि ये 100% फिक्स है, क्योंकि एक चैप्टर है आपके संस्कृत में सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी एक चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लो भैया, उसी में से आएगा। बाकी जो चैप्टर है किसी किसी में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, फिर तो आपका नंबर कोई काट ही नहीं सकता मेरे भाई। मतलब 100% फिक्स है आपका नंबर। मतलब आप सुभाषित रत्नानी पूरा चैप्टर पढ़ लो, साथ में आपके जो और चैप्टर है किसी किसी में एक एक श्लोक है उसको पढ़ लो। तो भाई एक चैप्टर पढ़ने से और एक चैप्टर का एक एक श्लोक पढ़ने से अगर आपका 7 नंबर फिक्स हो जा रहा है तो ये 100% फिक्स ही टॉपिक होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, संस्कृत पद्यांश या श्लोक, हम आपको सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक बता देंगे। हो सकता है अलग चैप्टर के भी एक आध श्लोक बता दें, तो ये पढ़ लो भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड बोलता है, हमारे तो शब्द हैं भाई, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। जैसे देखो, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। मतलब भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, उससे भी मधुर उसका काव्य है और उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। बस यही हिंदी मीनिंग होगा। पहले संदर्भ लिखना है आपको, संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना होता है। तो जब भी इसको सॉल्व करना है ऐसे, भाषासु मुख्या ... करके सुभाषितम, पहले संदर्भ लिखो। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर इसका मिलेगा और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का। ये देखो अनुवाद, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। 5 नंबर इसका मिल जाएगा। मतलब मेरे भाई 7 में 7 लेकर आओगे अगर ऐसे करके आओगे। सिर्फ एक ही नहीं, मैं आपको सारे श्लोक बता दूंगा। चलो दूसरा वाला देखते हैं। टेंशन मत लो, टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम। दूसरा देखो, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग दी जानी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। मतलब भाई अगर आप पढ़ रहे हो ना, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो आपको ज्यादा सुख नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, लेकिन पढ़कर कुछ बन गए ना तो एंजॉय है। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ो। देखो,
सुखार्थिना डॉट 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 करके त्यजेत सुखम। संदर्भ वही लिख दो। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। पूरे हिंदी की कॉपी लिखना मैं बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करो हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। अनुवाद देखो, सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुख चाह इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। बस स्क्रीनशॉट लो फटाफट, कुछ है नहीं। तीसरा देखो, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णिते घटाशा हेतु विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य। उसी प्रकार समस्त विद्याओं, धर्म और धन ये सब एकत्रित करने को संग्रह करने का भी यही हेतु है। मतलब अगर निरंतर इनको हम प्राप्त करते रहे तो घड़ा भर जाएगा। देखो ध्यान से, जल बिंदु डॉट 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 करके धनस्य च। संदर्भ वही लिख दो। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ वही है। अनुवाद देख लो, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु या कारण है। अर्थात निरंतर उद्योग करने रहने से ये धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। मतलब भाई अगर आप थोड़ी थोड़ी विद्या अर्जित करोगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करोगे तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करोगे, एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा आप धर्म पर अपने ध्यान दोगे, एक दिन धर्मात्मा बन जाओगे। चलो अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनुमा। मतलब बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में और मूर्खों का समय लड़ाई झगड़ा, सोना और बुरे शौकों में बीतता है। देखो, काव्य शास्त्र डॉट 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 करके कलहेनुमा। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसी चैप्टर से आना ही आना है। आप भाई पिछले साल के 2025, 24, 26, 22 जो भी पेपर है सब उठाकर देख लो, ये बार बार आए हैं। अनुवाद देखो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद या आनंद में बीतता है, और मूर्खों का समय मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। 5 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, पूरे 7 में 7 लेकर आओगे मेरे भाई अगर ऐसे करके आओगे। अगला देख लो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जेता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के एनर्जी लॉस कर रहा हूं भाई, ये सब आते हैं 100%। तो देखो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो। वर्जेता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, उस मित्र को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा होता है उसको छोड़ देते हैं। देखो, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर संदर्भ लिख देंगे वही सेम, फिर अनुवाद। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसको छोड़ दिया जाता है। बस हो गया, 7 नंबर फिक्स। अगला देखो, उदेति शबिता ताम्र एवास्तमेत चा संपत्तो चा विपत्तो महता में एक रूपता। मतलब उदेति सबिता, सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है। ताम्र वास्तव में चा, और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार संपत्तो चा विपत्तो, संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महता में एक रूपता, महात्मा पुरुष जो है एक रूप रहते हैं। अब ऐसे लिख दो, उदेति शबिता डॉट 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 करके महता में एक रूपता। संदर्भ लिखो भैया, हेडिंग डाल के खूब प्यारा सा, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद देखो, हेडिंग डालो, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। बस हो गया, समझ में आ रहा है ना मुन्ना। चलो अगला, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलशादो विपरीत में जिज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब मतलब विद्या विवाद आए, मतलब विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़ना, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। किसकी? दुष्ट व्यक्तियों की। जबकि साधु या सज्जन पुरुष की विद्या, देखो, खलश से साधु विपरीत में ज्ञान आए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और चार रक्षणाएं, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है।
विद्या विवादाय डॉट 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 करके दानाय रक्षणाय संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित नामक पाठ से अवतरित है। आपको संदर्भ सेम ही लिखना है पूरे चैप्टर का। दूसरे चैप्टर का आ जाता है भाई चैप्टर का नाम बदल दो, काम खत्म है। अनुवाद, दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। 5 इसका 7 2 इसका 7 नंबर ऐसे मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, एक और है, मैंने दूसरे चैप्टर से ले रखा है मेरे भाई। ये देखो, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वाचिता। ये महामना मालवीय का है। मैंने कहा ना, बाकी जो चैप्टर है उसमें भी एक एक श्लोक हो सकता है, उसको भी पढ़ लेना। तो जयंति ते महाभागा मतलब जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वाचिता। जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो ऐसे लिखो, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। चैप्टर का नाम बदल दिया बस। अनुवाद देखो, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। 7 नंबर फिक्स है मेरे भाई। अब चलते हैं अपने 100% फिक्स टॉपिक जो अगला है, रस छंद अलंकार है। देखो, मैंने बताया था कि 33 नंबर के तो टॉपिक दिख रहे हैं, 7 नंबर का एक मैं सीक्रेट बताऊंगा। देखो भैया, संस्कृत का गद्यांश है वो सीक्रेट, ये भी फिक्स होता है। आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लेना, जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, ये भी आपका फिक्स है। ठीक है, चलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे, हिंदी व्याकरण पे आ गए। देखो, घी के दिए जलाना, बस इतना ही आपको दिया जाएगा। अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग हमें करना है, मतलब आपको। तो खुशियां मनाना, वाक्य प्रयोग, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। देखो, आपका क्वेश्चन इस वाक्य में आ चुका है, वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। दूसरा, चंपत होना मतलब भाग जाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग, आयकर अधिकारियों के उड़न दस्ते को देखकर बड़े बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो जाते हैं। बस हो गया, ऐसे ही वाक्य प्रयोग करके आ जाओ, नंबर मिला है। आपठित गद्यांश पे आ जाओ भाई, फ्री का नंबर है। सिर्फ इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लो। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो। ये 1 नंबर 2 2 5 नंबर फ्री का। इसको पढ़ते हैं फिर आंसर देते हैं भाई, आसान है। देखो, भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई। अशक्त आत्मनुभूत नहीं कर सकता, बिना अभ्युदय के निश्रेय की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके। क्वेश्चन क्या है, देखो, भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है। ये देखो, भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए इसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई। यही लिख दो। देखो, क्वेश्चन का कीवर्ड आ गया, उठाकर लिख दो। अब देखो, इतना समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। ठीक है, चलो उसको भी समझ लेते हैं मेरे भाई। दूसरा वाला देखो, निश्रेय की सिद्धि किससे होती है। देखो लिखा है यहां पे, बिना अभ्युदय के निश्रेय की सिद्धि नहीं होती। तो निश्रेय की सिद्धि अभ्युदय से होती है। किससे? अभ्युदय से। देखो, ऐसे ही समझना होगा। 2 नंबर फिक्स है, हलवा है मेरे भाई। तीसरा, सशक्त होना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है सशक्त होना। तो देखो, ये विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके, इसीलिए सशक्त होना आवश्यक है। बस हो गया। अब जब इसका आंसर लिखना, सेम प्रोसेस। देखो ध्यान से, वही वाला गद्यांश का फर्स्ट वर्ड देखो, ये भारत भौतिक डॉट 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 करके सहायक हो सके। पहला क्वेश्चन है, भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है। तो भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई। 1 नंबर इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निश्रेय की सिद्धि किससे होती है। तो निश्रेय की सिद्धि अभ्युदय से होती है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, सशक्त होना क्यों आवश्यक है। तो विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक बन सके, इसलिए सशक्त होना आवश्यक है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। मेरे भाई 5 में 5 लेकर आओगे अगर ऐसे करके आओगे, बाकी आपकी मर्जी। अगला देख लो भैया, शब्द युग्म, एकदम फ्री का क्वेश्चन है भाई। जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। देखो, उपकार अपकार का सही अर्थ क्या होगा। दूसरों का कार्य और बुरा, पुकार और ना बोलना, भलाई और बुराई, अच्छा और बुरा। उपकार का मतलब होता है भलाई, अपकार का मतलब बुराई। गा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, वसन व्यसन का सही अर्थ क्या होगा। विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। वस्त्र और आदत, वसन का मतलब वस्त्र, व्यसन का मतलब आदत। खा वाला ऑप्शन सही है। चलो तीसरा,
अनेकार्थी शब्द पे आ जाओ, मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। जैसे लक्ष्य, लक्ष्य को हम निशाना लगाने का स्थान, उद्देश्य, ध्येय, अभीष्ट, वस्तु बता सकते हैं। जलज को दूल्हा श्रेष्ठ सुंदर लिख सकते हैं। ठीक है, शायद ये दूसरा है, जलज का नहीं है, ये किसी दूसरे का है। चलो जलज का हम क्या लिख सकते हैं, कमल लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लेना। वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चलते हैं भाई। ये देखो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो क्या कहलाएगा, इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्रिय या संत। भैया जितेंद्रिय मतलब जीत लिया है इंद्रियों को। दूसरा, जीवित रहने की उत्कट इच्छा, जिजीविषा, जीवन, जीवन की शक्ति या महत्वाकांक्षा। भैया जिजीविषा, जीवित रहने की उत्कट इच्छा को जिजीविषा बोलते। वाक्य संशोधन पे आ जाओ बेटा। वाक्य संशोधन 2 नंबर का आएगा, कुछ नहीं है। जैसे देखो, मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है, ये गलत है। मीरा कृष्ण भक्त कवित्री थी, ये सही है। ठीक है, बस हो गया। या है भी लिख दो, कवित्री को सही कर दो। दूसरा, मेरा बाल सफेद हो रहा है, गलत है। मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, ये सही है। चलो अब रस छंद अलंकार को भी देख लेते हैं, लगे हाथ। देखो रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के तीनों आते हैं, 6 नंबर। मैंने एक ही वीडियो में सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार पढ़ा रखे हैं। यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको एक एक बताऊंगा। रस में हम वीर रस पढ़ेंगे। देखो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब अगर हास्य रस का लिखना है, इसी ट्रिक से लिख सकते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है तब हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ऐसे हम डेफिनेशन बनाते हैं, ट्रिक है ये। उदाहरण देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये उदाहरण है। सबसे अच्छा, सबसे बेटर उदाहरण है वीर रस का। चलो भैया छंद पे चलते हैं। दोहा पढ़ेंगे आज। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिदूत हुई। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ठीक है, देखो पहले और तीसरे में 13। देखो 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। दूसरे में भी 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। इसमें देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। इसमें 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11। ठीक है, तो पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11, ये होगा दोहा। बहुत सिंपल है मेरे भाई, कुछ करना नहीं है, बस यही आपका उदाहरण हो जाएगा। बाकी रस छंद अलंकार पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जाकर देखो। सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अगला रूपक अलंकार। अलंकार में मैंने रूपक को लिया है। देखो जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। जैसे उदाहरण, चरण कमल बंधु हरिराई, श्री कृष्ण जी के चरण कमल के समान है। स्पष्टीकरण कर दो, उपमेय होगा चरण, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। तो चरण की तुलना की जा रही है किससे, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। कमल से की जा रही है तो ये उपमान होगा। बस इसको भी नोट करो भैया। तब हम चलेंगे पत्र लेखन पे। वीडियो को लाइक करते हुए चलना भाई। मैं इतना चिल्ला रहा हूं ना, किस लिए, ताकि आप लोग सुधरे, आप लोगों का परसेंटेज अच्छा हो। चलो भैया आप चलते हैं रस छंद पत्र लेखन को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पत्र लेखन में हम पढ़ेंगे अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। मतलब आप जिस गांव या शहर में रहते हैं भाई, बिजली की समस्या है, उसके लिए आपको उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। बहुत आसान है मेरे भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले सेवा में बिजली विभाग मेरठ, जहां पे पत्र लिख रहे हैं वो लिख दो। विषय क्या है, बिजली की अनियमित आपूर्ति, ये हमारा विषय है, विषय लिखो। फिर नीचे आप महोदय लिखना भाई। यहां पे जगह नहीं है तो मैंने अगले पेज में कर दिया। ये देखो महोदय, और अपनी पूरी दुख कथा सुनाओ। देखो महोदय, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व भी बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी के से एक प्रतिनिधि मंडल इस
इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है। फिर नीचे आप लोग लिखना, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्रवाई की आशा में दिनांक, हम हैं आपके जैन नगर निवासी। जैसे कई लोग मिलकर इस बिजली की समस्या के लिए पत्र लिख रहे हैं तो 1 2 3 करके लिख देंगे ऐसे से, ठीक है, बस इतना करना है। मतलब मैं प्रोसेस बता देता हूं, सबसे सिंपल पत्र लिखने का तरीका समझो। सबसे पहले सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो, फिर विषय लिखो, फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, पूरी दुख कथा बताओ, फिर आप दिनांक डालो, भौदीय काखागा लिखो, काम खत्म, ठीक है। चलो निबंध देख लेते हैं भैया, लास्ट टॉपिक होगा निबंध। और आज हम आपको बताएंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप निबंध। भैया पूरे 9 नंबर का ये आता है और अगर ऐसे लिख कर आओगे ना पूरे नंबर मिलेंगे। अरे विज्ञान वरदान या अभिशाप बहुत दिन से ये फेमस निबंध है तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। रूपरेखा, प्रस्तावना, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। रूपरेखा, जब भी निबंध लिखो ना एक रूपरेखा आपको बनाना है जिसमें प्रस्तावना पहला हेडिंग रहेगा, लास्ट में उपसंहार आपका हेडिंग जरूर रहेगा और बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग। देखो निबंध ये सारे हेडिंग मैं बताऊंगा। पहले प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग विज्ञान वरदान के रूप में, वरदान के रूप में किन किन क्षेत्रों में है वो समझा दो, फिर विज्ञान अभिशाप के रूप में क्यों है, फिर उपसंहार लिख दो, ठीक है। ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखना है। पहले प्रस्तावना लिखते हैं, आखिर विज्ञान है क्या। देखो ध्यान से, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से प्रचलित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी हैं। उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। किंतु दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह प्रस्तावना हो गया। विज्ञान वरदान के रूप में देखो, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहां तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि जितने भी साधन का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के ही वरदान हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है। देखो लिखा है, ये डायलॉग भी लिख देना, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन है। बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। ठीक है, अब देखो भैया वरदान के रूप में जैसे यातायात के क्षेत्र में विज्ञान वरदान है। देखो प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी काया पलट हो गई है। मानव केवल धरती ही नहीं अपितु चंद्रमा और मंगल जैसे दूरस्थ ग्रहों तक भी पहुंच गया है। अकाल, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी ये साधन बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्हीं के चलते आज सारा विश्व एक बाजार बन गया है। दूसरा, संचार के क्षेत्र में बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन, दूर मुद्रक, टेलीप्रिंटर, फैक्स आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार कर दिया है। बस हो गया। तीसरा, दैनिक जीवन में विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है।
चौथा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, टीबी, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, कैट या सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञान वर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रचार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीसीडी आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है और मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान नहीं है। विज्ञान अभिशाप के रूप में, अभिशाप क्यों है? अभी तक तो मैंने वरदान बताया, अभिशाप देखो, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीमित शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी है और असुरी प्रकृति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रकृति प्रबल रहती है तो वो मानव कल्याण से कार्य किया करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंस एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। इसका उदाहरण गत विश्व युद्ध का वो दुर्भाग्यपूर्ण पल है जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। स्पष्ट है कि विज्ञान मानव मात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। गत विश्व युद्ध से लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंस शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। विज्ञान ने इसी विनाशकारी रूप को दृष्टि में रखकर महाकवि दिनकर मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृत के पार खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। बस ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, ठीक है। उपसंहार देख लो, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपना अंग भी काट सकता है। इससे दोष तलवार का नहीं है, उसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अणु शक्ति का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग असीमित संभावनाओं का द्वार उन्मुक्त कर सकता है। बस हो गया, ये लास्ट हेडिंग था, बाकी हमारा निबंध भी हो गया। मतलब आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के कुल 20 टॉपिक पढ़ लिए, सारे के सारे टॉपिक। आज का वीडियो कैसा लगा? ये महामैराथन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।